नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वैली व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है इमरजेंसी। और इसके अब तक 2 वीडियो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं और यह जो पार्ट है वह थर्ड है। और इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी इसके बचे हुए भाग हैं जिसका रिलेशन इमरजेंसी से है और इमरजेंसी के साथ क्या क्या ऐसे मतलब कुछ चुनौतियां थी, क्या क्या ऐसे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जो अब तक एक विवाद का विषय बना रहता है, चाहे वह मतलब नेशनल स्तर पर हो चाहे किसी स्टेट स्तर पे हो। जहां पर भी मतलब पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसको लेकर के अपनी बातें रखती हैं, सबका अपना अपना अलग अलग व्यू होता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को जो मैंने 3 पार्ट में लगभग मैंने बनाने का प्रयास किया है, अगर आप उसको अच्छे से अगर उसको समझने का प्रयास किया होगा तो यकीनन आपको जो भी उस समय की जो घटनाएं परिघटनाएं हो रही थी उससे आप लोग वाकिफ हो गए होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से जो ये थर्ड पार्ट है, जो भी रिमेनिंग बची हुई बातें हैं वहां भी आपको बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि 1971 में भारत का परिदृश्य क्या था और उस समय जो बांग्लादेश बना था उसमें भारत का क्या रोल था, उसको आप लोगों ने समझा। जो सेकंड वाले वीडियो में हमने यह अध्ययन करने का प्रयास किया कि जो भारत का जो आंतरिक समस्या थी, आंतरिक समस्या की अगर बात करें, चाहे वह गुजरात की राजनीति हो, वहां की विधानसभा भंग होने की बात हो, या रेल हड़ताल चल रहा हो उसकी बात हो, या बिहार की जो पॉलिटिकल करियर रहा था उस समय 1973-74 का, उसकी क्या घटनाएं थी, वहां पर कौन कौन से लीडर उभर कर आ रहे थे, उसमें जेपी का क्या रोल था, जेपी की क्या मांगे थी, और जेपी का रिलेशन जो था वह इंदिरा गांधी के साथ कैसा था। लगभग ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मतलब अध्ययन करने का प्रयास किया था, डिस्कस करने का प्रयास किया था। और इससे आप लोग जो भी उसमें अगर क्वेरी हो तो उसमें आप वहां पर कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को सारी बातें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आज जो पार्ट थर्ड होगा वह पार्ट थर्ड सिर्फ और सिर्फ 1975 को मतलब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और खासकर हम यहाँ पर बात करेंगे 12 जून से। 12 जून का मतलब यह है कि 12 जून एक ऐसा समय था जहां पर एक दिन में ही 3 बैड न्यूज आते हैं इंदिरा गांधी के पास, और उसी दिन से मतलब एक माहौल बन जाता है देश का कुछ अलग कुछ डिफरेंट। और बहुत से जो भी एक्सपोर्ट हुआ करते थे उनको 12 जून को ही लग गया था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी बातें होने वाली है जिसको मतलब उसका इम्पैक्ट पूरे देश स्तर पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि 12 जून को हुआ क्या। उसी 12 जून को जो मतलब कुछ घटनाएं हुई, बीच में कुछ ऐसी मतलब समस्याएं हुई जो उसको अभी मैं बात करूंगा आप लोगों के समक्ष, जिसकी वजह से 25 जून को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। और 25 जून को मतलब जो इमरजेंसी लगा था 1975 का, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग मतलब पूर्ण रूप से कहानी इमरजेंसी की डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी चीजें यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं उसका पार्टिकुलरली गोल हमारा 25 जून से है। तो आपने सुना होगा जैसे पीएमओ है, अभी आप लोग डिस्कस करते रहते हैं या कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में देखते रहते हैं या न्यूज चैनलों वगैरह पर देखते रहते हैं। तो एक पीएमओ का कंसेप्ट जो अगर देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री के समय से ही चलता आ रहा है। तो उसी समय जब लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ होती है उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं शासन में। तो इनके भी मतलब इसमें 4-5 जो कश्मीरी पंडित थे वो इनके खास आदमी हुआ करते थे। उसका मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, जो कश्मीरी पंडित जो 5 लोग थे। जैसे मैं कहूँ कि जैसे आर्यन कौ थे, एक का नाम पीएन हरकर था, और एक का नाम डीपी धर था, और टीएन कौल थे। ये 4-5 लोग थे जो मतलब कोई एक पॉलिटिकल तौर पर मतलब एक गुड एडवाइजर था, कोई इकोनॉमिस्ट था, कोई
अगर मैं बात करूं तो वो लोग कुछ खुफिया विभाग में भी काम करते थे, लेकिन ये 4-5 लोग जो थे वह एक एंगल से अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के काफी करीबी लोग हुआ करते थे, राइट हैंड हुआ करते थे। तो 12 जून की जो अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह जब मतलब इंदिरा गांधी जगी, और मतलब जैसे हर इंसान की अपनी दिनचर्याएं प्रारंभ होती है, तो मॉर्निंग का जो पहला खबर ये मिला कि मतलब कुछ समस्याओं की वजह से जिनका नाम था डीपी धर, उनकी मृत्यु हो गई है। तो और डीपी धर कौन थे? इस 5 मेंबर जिनकी मैंने अभी नाम लिया उसमें से एक डीपी धर भी थे। और डीपी धर जो थे वह एक मतलब अच्छे पॉलिटिशियन थे, उनको पूरी डिप्लोमेसी कूटनीति उनको अच्छे से आती थी। तो सुबह सुबह एक न्यूज का मिलना इंदिरा गांधी के लिए काफी सैड की बात थी। पिछले वाले वीडियो में आपने समझने का प्रयास किया है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा कि मैं बोला था कि मोरारजी देसाई वहां की विधानसभा को भंग करा चुके थे। और जब भंग करा चुके थे तो वहां पर एक डेट निकल करके आई थी वहां पर फाइनल इलेक्शन का। और जब गुजरात में जब इलेक्शन हो रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कि इंदिरा गांधी भी वहां से चुनाव लड़ रही होंगी, इनके पार्टी के भी लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे होंगे। तो जो भी विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वहां पे, तो इनकी भी पार्टी की तो भी कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपकी पार्टी वहां पर कैसा परफॉर्मेंस दी। तो एक तो था कि मॉर्निंग में डीपी धर एक्सपायर हो चुके थे, और दोपहर में लगभग अगर मैं बात करूं मतलब इस चुनाव का रिजल्ट आया। और चुनाव का रिजल्ट में ये था कि अपोजिशन पार्टी को लगभग 75 सीट, सॉरी कांग्रेस को 75 सीट और अपोजिशन को 88 सीट मिले थे। तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब अगर कांग्रेस को अगर 75 सीट मिला है इन कंपेयर टू अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन पार्टी की सीट जब ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर जो सरकार बनेगी वह सरकार बनेगी अपोजिशन पार्टी की। तो एक दूसरा सेटबैक था किसके लिए? इनके लिए, इंदिरा गांधी के लिए। एक ही दिन में दो बैड न्यूज इनके पास आ गए थे। तीसरा ये था कि शाम तक हाई कोर्ट इलाहाबाद ने यह जजमेंट सुना दिया था कि इंदिरा गांधी गिल्टी हैं। किस केस में? कि 1971 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था, और इनके अपोजिशन में खड़े थे जिनका नाम था राजनारायण। और राजनारायण ने 1971 के एंड में ही मतलब हाई कोर्ट इलाहाबाद में यह केस कर दिया था कि इंदिरा गांधी इस चुनाव में कुछ गलत किए हैं। और उसी का फैसला 1975 को 12 जून को शाम में आया, और उसमें इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया। तो अगर यहाँ पर अगर समझने का प्रयास किया जाए तो 12 जून का एक ऐसा समय था इंदिरा गांधी के लिए कि एक दिन में 3 सैड न्यूज इनके पास आ गए थे, और इनके पास बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। अगर राजनारायण केस की अगर हम बात करें तो उसमें कोर्ट ने ये बात बोला कि जैसे मैं पिछले वाले वीडियो में भी और आप लोगों को जनरली ऑफलाइन क्लासेस में भी यह बातें कितने बार चर्चा कर चुका हूं कि एक आरपीए एक्ट है 1951 का जो संबंधित है आपका इलेक्शन से। तो मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि आप लोगों को आरपीए एक्ट अच्छे से पता है, क्योंकि सारी बातें एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्रक्स की बातें करने का प्रयास करूंगा कि ताकि आप लोग जो है लिंकेज को जोड़ पाए। तो उसी का अगर आरपीए एक्ट 1951 की अगर बात करूं तो उसमें का सेक्शन 123 क्लोज 7 यह बात कहता है स्पष्ट तौर पर कि कोई अगर सरकारी व्यक्ति है तो वह एट ए टाइम दो वर्क नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर बात करें कि कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इलेक्शन में भी कोई अगर हेल्प करने का प्रयास वो करना शुरू कर दे तो वह इलीगल माना जाएगा। कैसे इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि एक यशपाल कपूर हुआ करते थे, और यशपाल कपूर इलेक्शन एजेंट थे, और इलेक्शन एजेंट होते हुए वह एक क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए तो उस समय उन्होंने पर्सनली
1971 के चुनाव में यशपाल कपूर ने यह डायरेक्टली हेल्प कर दिया था इंदिरा गांधी को। तो एक इंसान कभी भी ऐसा दो वर्क नहीं कर सकता है, एज ए इलेक्शन एजेंट और एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर आप दो काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह आरपीए एक्ट 1951 का मतलब दुरुपयोग होगा, और उसी एक्ट के तौर पर आर्टिकल 123 सेक्शन 8A के तहत यह सजा सुनाई गई इंदिरा गांधी को। अगर ऐसा बोला गया कि रायबरेली चुनाव को रद्द किया जाए और इंदिरा गांधी को आने वाले 6 साल के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव न लड़ा दिया जाए। ये फैसला था हाई कोर्ट इलाहाबाद का, और इंदिरा गांधी को ये बातें स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया कि आपको 20 डेज का टाइम दिया जाता है। आप इस 20 डेज में जो भी मतलब आपको मतलब काउंटर बातें कहनी है, अपने आप को मतलब सुरक्षित रखना है आपको, तो आप इसमें जो भी आप हेल्प लेना चाहते हैं उसके लिए आपको 20 डेज का समय दिया जाता है। अब कुल मिलाकर बात यह हो गया था कि इंदिरा गांधी के पास रिजाइन करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। एक बड़ी जटिलता आ रही थी, और कुल मिलाकर के यह समय हो गया था लगभग लगभग 18-19 जून की बात मैं कर रहा हूं। और उसी समय पिछले वाले वीडियो को आप रिकॉल कीजिए ताकि अब आपको पता चलेगा कि मैंने 2 वीडियो क्यों बनाए थे। उसमें जो जेपी का जो आंदोलन था बिहार वाला याद कीजिए, जिसमें मतलब अगर मैं बात करूं तो बिहार का जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसमें जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट को, और जो लोग जेपी, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान इस जैसे उभरते हुए नेताओं का साथ दे रहे थे, उन लोग सारे लोग मिल करके यहाँ पर दिल्ली में एक बड़े क्रांति की बात कर रहे थे। और वो लोग ऐसा प्लान कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा रैली होगी, उस रैली में यह डिमांड किया जाएगा कि इंदिरा गांधी रिजाइन करें और देश में फिर से एक नए चुनाव कराए जाए। इसको लेकर के मतलब प्लान बना था, लेकिन जिस दिन प्लान बनाया गया था उस रैली का दिल्ली में, उस दिन मतलब जेपी का फ्लाइट, बारिश हो रहा था, बिहार से उनकी फ्लाइट दिल्ली नहीं आ सकी, जिसके वजह से जो मतलब एक बड़ा प्लान किया गया था वो प्लान अच्छा से नहीं हुआ। और अगला दिन एक छोटा सा रैली, जितनी अगर बात करें जितना इन्होंने प्लान किया था उस प्रकार के ना होकर के एक छोटी रैली हुई, और उस छोटी रैली को अगर लीड किया मोरारजी देसाई ने। इधर तो मैं अगर बात करूं तो ये जेपी और मोरारजी देसाई की कहानी आप लोगों ने समझ लिया कि ये लोग देश में क्या करने का प्लान कर रहे थे। और इंदिरा गांधी अब यहाँ पर प्लान करने लगी सुप्रीम कोर्ट से कि मतलब जो भी हाई कोर्ट का जो रिजल्ट आता है तो उसमें काउंटर आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जून की बात करें तो समर वेकेशन होता है, वहां के भी जज लोग होते हैं वो भी मतलब समर वेकेशन में जाते हैं। तो उसमें जो होता है कि टेम्पोररी बेस पे मतलब जो भी अदर जजेज होते हैं वो लोग अदर जजेज वहां रहते हैं, लेकिन उन लोग अपना पर्टिकुलरली कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं लेते हैं। तो वहां पर जब इंदिरा गांधी के जो भी एडवोकेट रहे होंगे वो सारे एडवोकेट वहां पर पहुंचते हैं, और एडवोकेट का यह मानना है, ये लोग ऐसे डिमांड करते हैं कि इंदिरा गांधी को एब्सोल्यूट स्टे दे दिया जाए। लेकिन आपको भी पता है कि अगर समर वेकेशन चल रहा है तो एब्सोल्यूट स्टे तो हो ही नहीं सकता है। जब तक पूरे जज यहाँ पर आफ्टर समर वेकेशन अगर नहीं आते हैं तब तक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब आप किसी को मतलब एब्सोल्यूट स्टे दे दें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी प्रयास किया, लेकिन पूरा प्रयास करने के बावजूद उनको एब्सोल्यूट स्टे नहीं दिया गया। अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग ये समय आ गया था कि मतलब एक लंबे क्रांति की, और उस लंबे क्रांति को मतलब एक वे देने का प्रयास कर रहे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कुछ लोगों के साथ यह डिमांड करने लगे कि अब इंदिरा गांधी को यहाँ पर रिजाइन कर देना चाहिए।
यही सिलसिला चल रहा था। तो इनके बेटे हुआ करते थे इंदिरा गांधी के संजय गांधी, और उनके एक दोस्त थे बंसीलाल। और बंसीलाल कौन थे? वह हरियाणा के सीएम हुआ करते थे उस समय, 1974-75 की बात है। और एक पीके धवन की अगर मैं बात करूं, तो इंदिरा गांधी का जब डेथ हुआ था तो पीके धवन उनके साथ ही थे, तो इनके काफी वो करीबी थे। ये दो लोग, मैं एक बात करूं, बंसीलाल, बंसीलाल दोस्त थे किसके? संजय गांधी के। और बंसीलाल हरियाणा के सीएम भी थे। उसके बाद 25 जून का जो समय चल रहा था, 25 जून का समय आ गया था, और एक सिद्धार्थ शंकर राय, एक बहुत ही जाने माने वकील हुआ करते थे। उनको मतलब अच्छे पकड़ था कानून की, अच्छे जानकारियां थी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की। और और ये सिद्धार्थ शंकर राय उस समय बंगाल के सीएम हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि मतलब सिद्धार्थ शंकर राय और इंदिरा गांधी के बीच में मतलब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था दोनों के बीच में। अब इस सिलसिले को लेकर के इंदिरा गांधी ने उनको अपने पास बुलाया और सारी बातें कही। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण या मोरारजी देसाई, ये लोग देश के अंदर कुछ इस प्रकार का क्रांति की बात करना का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पास इमरजेंसी का एक ऑप्शन है। तो इमरजेंसी लगाने का 3 तरीका है, जैसा कि आप सभी को भी पता होगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। अब आर्टिकल 300 अगर 52 की मैं बात करूं, तो उस समय 1975 से पहले 2-3 प्रावधान हुआ करते थे। अगर देश में किसी प्रकार का आंतरिक, अगर विद्रोह जैसी बातें होती हैं, तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। कोई बाह्य आक्रमण, जैसे किसी देश ने आप पे आक्रमण कर दिया, तब आप क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी लगा सकते हैं। वहीं आर्टिकल अगर 356 की अगर बात करें, तो आर्टिकल 356 का इमरजेंसी तभी लगाई जाती है, वह जैसे किसी स्टेट स्तर पर, जैसे आपने देखा होगा, मतलब छोटे छोटे मतलब अगर स्टेट में किसी प्रकार का अगर क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, तो उस आधार पर आप आर्टिकल 356 का प्रयोग करके आप इमरजेंसी लगाते हैं। एक होता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 वह तब इमरजेंसी लगाई जाती है कि जब देश में कोई मतलब फूड क्राइसिस हो जाए, आपके पास पैसे ना हो, वित्तीय आपदा आ जाए। जैसे आप श्रीलंका को याद कीजिए, अगर भारत में अगर ऐसा होता है, तो आर्टिकल 360 के तौर पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो इस तीनों का अगर अध्ययन किया गया, तो मतलब सिद्धार्थ शंकर रॉय जो थे, उन्होंने बताया कि आर्टिकल आप 352 का प्रयोग कीजिए। और 352 में जो एक पहली बातें लिखी गई है, आंतरिक अशांति, उसका आप प्रयोग कीजिए कि यहाँ पर कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं, और उसका प्रयोग करके आप इमरजेंसी लगा दीजिए। बात सब चीज ठीक था। अब इसके लिए प्रेसिडेंट की एक थोड़ी सी साइन लेनी होती है। आपको भी पता है कि पिछले वाले वीडियो को आप रिकॉल कीजिए कि वो कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन से राष्ट्रपति थे जिसको इंदिरा गांधी ने अपने सहमति से चुनाव लड़वाया था, और वे विन भी रहे थे। कोई 3 बातें मैंने बताई थी ना, वो उस प्रकार की मतलब राष्ट्रपति चाहती थी जो मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से हो, नॉर्थ ईस्ट साइड से हो, काफी लिबरल हो, जो इंदिरा गांधी के द्वारा किसी प्रकार के एक्शन में हस्तक्षेप न करते हैं। याद कीजिए पिछले वाले वीडियो, अगर आप लिंक करते होंगे तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो पीएन पीएन धर साहब जो थे, वो पीएन धर साहब 1975 की बात है, 25 जून की, जब सिद्धार्थ शंकर राय ने अपना आइडिया दे दिया कि आर्टिकल 352 का यूज कीजिए। रात के 10 बजे पीएन धर साहब गए वहां पे राष्ट्रपति के पास, और जा करके उस लेटर पर साइन करा करके आ गए, और रात 10 बजे मतलब इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब इमरजेंसी लागू होने के बाद क्या क्या होना शुरू हुआ, अब इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको एक वाकिफ होंगे एक कानून से, प्यूनेटिव डिटेंशन। अब जब भी इमरजेंसी लगती है, तो वहां पर पूरे सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ सेंटर कंट्रोल करने लगता है। सिर्फ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी अथॉरिटी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है।
अब उसमें क्या हुआ कि जितने जयप्रकाश नारायण हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, और एक विजया राजे सिंधिया, इन सारे लोगों को, जो बड़े लीडर थे, उनको पकड़ पकड़ के मतलब जेल में डाला जाने लगा, सबको जेल में डाला जाने लगा। जैसे आप याद कीजिए आर्टिकल 22 को, आप लोगों को क्लास में मल्टीपल टाइम मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब ऐसा उम्मीद पर कि आप भविष्य में कुछ ऐसा करने वाले हैं, उस आधार पर आपको जेल में डाल दिया जाता है। और जब आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब पुलिस को ऐसी लगेगी कि हाँ मतलब अब सारी चीजें जब ठीक हो गई है, तो आपको मतलब रिलीज कर दिया जाता है। इसी को प्यूनिटिव डिटेंशन सामान्य तौर पर कहते हैं। और इसमें एक और बात थी कि संजय उस समय जो आईटी मिनिस्ट्री का और देखने का काम था, वो था आई के गुजराल का। अब संजय गांधी ने यह प्रावधान कर दिया कि जो भी न्यूज़पेपर छपेंगे, उस न्यूज़पेपर पहले हमारे पास आना चाहिए, और हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ही न्यूज़पेपर क्या होगी, पब्लिश की जाएगी। और इस बात को आई के गुजराल ने मानने से इनकार कर दिया। जब आई के गुजराल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, तो उनको मतलब उस मिनिस्ट्री को छीन लिया गया, और मिनिस्ट्री को छीन करके किसी दूसरा मतलब मैं अभी बात बता रहा था कि जैसे संजय गांधी के एक दोस्त हुआ करते थे सीएम हरियाणा के, उनको आईटी मिनिस्ट्री उनको मतलब दे दिया गया। तब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ समस्याएं वहां पर उत्पन्न होने लगी। अब एक मैं बात करूं कि उस समय सारे जो भी लीडर थे, वो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग को किस कानून के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उसमें सिर्फ एक कानून का चर्चा हो रहा था, वो कानून था मीसा। मीसा का मतलब यही होता है कि आर्टिकल 22 से संबंधित है, प्यूनिटिव डिटेंशन से संबंधित है। मैंने जब फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को बता रहा था, तो उसमें मैंने बहुत सारे, जैसे मैं बताया था कि मतलब जैसे मीसा हो गया, कोफे पोसा हो गया, टाडा हो गया, पोटा हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो प्यूनेटिव डिटेंशन के अंदर ही आती हैं। जो ये सारी चीजें तो अब हटा दिया गया है। अब प्यूनेटिव डिटेंशन के तौर पर मात्र एक ही कानून चल रहा है, जिसको यूएपीए कहते हैं। वो भी 1967 का मतलब ये एक्ट है, उसमें बार बार उसमें मल्टीपल टाइम एमेंडमेंट करके उसी में को मतलब ये प्यूनिटिव डिटेंशन के तौर पर चलाया जा रहा है। तो एक कुल मिलाकर के बात ऐसा था कि इमरजेंसी लग गई थी, और इमरजेंसी के बाद कुछ वहां पर संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया इंदिरा गांधी ने, जिसे मैं पूरी की तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये पूरे टॉपिक जो है बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे आर्टिकल सॉरी संविधान संशोधन 38। संविधान संशोधन अगर 38 की मैं बात करूं, तो आर्टिकल अगर 352 है, उसमें ये बोला गया है कि आंतरिक, अगर आंतरिक अशांति आती है, तो उस आंतरिक अशांति के तौर पर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इस संविधान संशोधन में यह बातें लिख दी गई कि अगर कोई भी इमरजेंसी अगर लगाई जाएगी, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसका कहने का मतलब मेरा क्या है कि अगर इंदिरा गांधी ने 352 का आर्टिकल 352 का प्रयोग करके अगर इमरजेंसी लगाई है, तो भविष्य में जब सब चीजें जब इमरजेंसी हटाई जाएगी, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बैठ करके कोई फैसला नहीं सुनाएगी कि इंदिरा गांधी ने गलत किया। अगर ऐसा होता, जुडिशली रिव्यू होता, तो आर्टिकल 352 में अगर कोई भी अगर आप मिस्टेक करते हैं, तो आपके ऊपर सजा सुनाई जा सकती है। तो पहले ही इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय में ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 38 में यह पहले ही दिमाग लगा दी कि अगर आर्टिकल 352, 56 और 60 के तौर पर अगर इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उसका जुडिशरी रिव्यू नहीं किया जाएगा। एक ही बात हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूं, और मैं अगर बात करूं 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, तो 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको अगर शेड्यूल 9 याद हो, संविधान संशोधन पहला याद हो,
अनुसूची 9 याद हो, उसमें क्या था कि जब लैंड रिफॉर्म किए जा रहे थे तो उस अनुसूची 9 में अगर जो भी टॉपिक अगर उसमें डाल दिए जाएंगे, उसमें मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट होगी उसका जुडिशली रिव्यू नहीं करेगी। जैसे अगर मैं कहूं कि मीसा मीसा के तौर पर अगर आपको अरेस्ट किया गया है और उस मीसा को अगर 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए तो यह किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी नहीं होगी कि उस मीसा पर फिर से जुडिशली रिव्यू किया जाए। तो कुल मिलाकर के 38 और 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो भी इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा अपना जो भी मिस्टेक की थी ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसको पहले ही उन्होंने पूरी चीजें अच्छी कर ली कि ताकि जब इमरजेंसी हटे तो उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हुई। तो उसी तरह जब अगर मैं बात करूं 7 नवंबर 1975 को जब सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें जब डिस्कस हो रही थी, तो जब इसके राजनारायण केस के जो मतलब एक राजनारायण केस के जो मतलब केस लड़ रहे होंगे वो वकील होंगे और एक इंदिरा गांधी की तरफ से जो वकील लड़ रहे होंगे वो होंगे, दोनों के बीच में डिस्कस हुआ और जो भी ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने कर दिया था, इसका यह लाभ ये हुआ कि राजनारायण केस पलट गया और उसमें इंदिरा गांधी विनर रही। उसके बाद आप देखते हैं कि 1976-77 के बाद से डायरेक्टली 1978 में इलेक्शन होते हैं और 1978 में क्योंकि सारी जनता थी वह इंदिरा गांधी से खफा थी और वहां पर मोरारजी देसाई अपना गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस होते हैं, जिसको आप लोग जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मैं ऐसा उम्मीद करके चलूंगा कि जो जो भी इमरजेंसी में क्या क्या कहानी चल रही थी उसको आप लोग इस 3 वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जो भी अगर कोई स्टूडेंट है प्रिपरेशन करते हैं तो उनको आप खासकर और भी उसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष मिलने का प्रयास करूंगा कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दें। मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा कि उस पर कोई एक प्यारा सा वीडियो लेकर के